एक गांव में दीनानाथ अपने 3 बेटों रमेश, सुरेश और विशेष के साथ रहता था। दीनानाथ की बीवी का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था और अभी किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी। दीनानाथ के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब दीनानाथ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, बेटा, मैंने तुम तीनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने एक फ़ैसला किया है। तुम लोगों को तो पता है कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो मैं मरने से पहले अपनी जिम्मेदारियां सही हाथों में देना चाहता हूं, जो सही में काबिल हो और इस घर की और कारोबार की जिम्मेदारियां उठा सके। मैं चाहता तो तुम तीनों में अपनी पूरी जायदाद बांट सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम तीनों अलग हो जाओ या अलग अलग रहो। दीनानाथ के तीनों बेटों में सबसे बड़े 2 बेटे रमेश और सुरेश ज्यादा पढ़े लिखे थे और उन्हें इस बात का घमंड भी था। वही सबसे छोटा बेटा विशेष थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, लेकिन समझदारी के मामले में वो अपने दोनों बड़े भाइयों से ज्यादा आगे था। दीनानाथ की बात सुनकर सबसे बड़ा बेटा बोला, पिताजी, इसमें सोचना क्या है, सब मेरे नाम कर दीजिए। आपको तो पता ही है, मैं अपने तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और समझदार भी हूँ और सबसे बड़ा बेटा भी हूँ, तो हक तो मेरा ही बनता है। अरे ऐसे कैसे? आप बड़े हैं तो क्या हुआ? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और बड़े छोटे से कुछ नहीं होता भैया। कारोबार के मामले में मैं आप दोनों से ज़्यादा समझदार हूँ। पिताजी, आप बस सब मेरे नाम कर दीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। अपने दोनों भाइयों की ऐसी बातें सुनकर सबसे छोटा बेटा विशेष बोला, चुप रहिए आप दोनों। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोग कृपया करके लड़ाई ना करिए। और पिताजी, आप, कुछ नहीं हुआ है आपको। आप बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपको। और सब कुछ आप अपने पास ही रखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आप ऐसी बातें ना करिए। दीनानाथ भली भांति जानता था कि उसका सबसे छोटा बेटा विशेष चाहे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन समझदारी के मामले में वो अपने दोनों बड़े भाइयों से आगे है। लेकिन वो अपना कोई फैसला अपने बच्चों पर थोपना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बोला, ठीक है, तुम लोग आपस में यूँ ना लड़ो। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ और जो सबसे लायक होगा उसका फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। मैं तुम तीनों को 100 रुपये दे रहा हूँ। तुम तीनों वो पैसे लेकर जाओ और उन पैसों से कुछ ऐसा करो कि हमारे घर के पीछे जो तुम तीनों के कमरे हैं वो भर जाएं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा उस कमरे को इतने पैसों से लाए सामान से भर देगा, वो असल में मेरी सारी जिम्मेदारियां संभालने के लायक होगा। वो ध्यान रहे, कोई चालाकी नहीं चलेगी। तुम अपनी तरफ से और कोई भी पैसे इन पैसों में नहीं मिलाओगे, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो इस परीक्षा से खुद ब खुद बाहर हो जाएगा। घर के पीछे जो कमरे थे वो थोड़े बड़े थे। अपने पिता की बात सुनकर दीनानाथ के दोनों बड़े बेटे रमेश और सुरेश को थोड़ा अजीब लगा कि इतने से पैसों में भला इतनी जगह कैसे भर सकती है, लेकिन अपनी समझदारी के घमंड के चलते वो किसी के आगे कुछ नहीं बोले और वो तीनों पैसे लेकर अलग अलग दिशा में चले गए। अरे यार, ये पिताजी ने क्या मुसीबत गले डाल दी। इतने से पैसों में भला कैसे इतना बड़ा कमरा भरेगा। पिताजी का दिमाग भी सठिया गया है। पर मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कौन हराएगा मैं भी देखता हूँ। क्या लूँ ऐसा कि कमरा ज़्यादा से ज़्यादा भर जाए और मेरे भाई मुझसे हार जाएं। पिताजी पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन मैं भी ऐसी चीज़ लाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि मैं कितना समझदार हूँ। हे भगवान, मेरे पिताजी को हमेशा सही सलामत रखना। वो हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। तीनों बेटे कुछ ना कुछ सोचते जा रहे थे कि वो ऐसा क्या करे कि वो जीत सके। तभी रास्ते में सबसे बड़े बेटे रमेश ने देखा कि एक गरीब आदमी पड़ा है। उसने रमेश से बोला, बेटा,
मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया मेरी मदद करो, मुझे खाना खिला दो। अबे चल चल, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ लगा है क्या? वैसे ही मेरे पास पैसे कम हैं और उसमें भी मैं तुझे खाना खिला दूँ? ना ना, किसी और को पकड़ो, मैं नहीं फंसने वाला तुम्हारे जाल में। इतना कहकर रमेश वहां से चला गया और सोचने लगा कि वो ऐसा क्या ले। वही दूसरी तरफ सुरेश को भी एक औरत मिली जिसके साथ एक बच्चा भी था। उस औरत ने सुरेश से बोला, बेटा, मैंने और मेरे बेटे ने कल से खाना नहीं खाया है। क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो ताकि हम कुछ खाना खा सकें? अरे माँ जी, मैं आपकी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, तो आप मुझे माफ़ी करें। इतना कहकर सुरेश भी वहां से चला गया। वही तीसरी तरफ सबसे छोटा बेटा विशेष ये सोचता जा रहा था कि वो ऐसा क्या ले कि पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतर सके। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो बीमार था, उसके पास दवाई के पैसे भी नहीं थे। उसने विशेष को देखा और बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो ताकि मैं कुछ दवाई ले सकूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, पर मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, बस ये 100 रुपये हैं, पर मुझे इनसे कुछ सामान भी लेना है, तो आधे पैसे आप रख लीजिए, अगर इनसे आपका कुछ काम हो सके तो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरे लिए इतने बहुत हैं। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हें तुम्हारे हर काम में सफलता मिले। इतना कहकर विशेष ने उसे पैसे दे दिए और वहां से चला गया। अब विशेष के पास सिर्फ 50 रुपए बचे थे। आखिर पूरा दिन बीत गया। तीनों भाई अपने अपने पैसों से सामान ले आए थे और पिताजी के पास आकर बोले, पिताजी, आपने हमें जो कार्य दिया था वो हम लोगों ने कर दिया है। अब आप चलकर देखिए और जो सच में जिम्मेदार है उसका फैसला कीजिए। दीनानाथ अपने बीतों के साथ पीछे वाले रूम में आया और उसने रमेश से बोला। रमेश का विचार था कि रूई वजन में हल्की होती है और जगह ज्यादा घेरती है तो वो ज्यादा उचित रहेगी। वो अपने पिता के दिए गए 100 रुपए से बहुत सारी रूई ले आया था। रमेश जैसे ही कमरे में लेकर गया, वहाँ उस कमरे में बहुत सारी रूई पड़ी थी, लेकिन अभी अभी बहुत जगह खाली थी, जिसे देखकर दीनानाथ अपने बेटे रमेश से बोला, रमेश, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन अभी भी कमरा पूरी तरह भरा नहीं। पर कोई बात नहीं, अब चलकर तुम्हारे बाकी भाइयों की मेहनत देखते हैं, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। इतना कहकर रमेश और दीनानाथ दूसरे बेटे सुरेश के कमरे में चले गए। जहां जाक उन्होंने देखा कि बहुत सारी घास कमरे में जगह जगह बिखरी पड़ी थी, लेकिन सुरेश के कमरे की तरह अब भी काफी जगह खाली थी, जिसे देख दीनानाथ अपने दूसरे बेटे सुरेश से बोला, बहुत अच्छा सुरेश, रमेश की तरह तुम्हारी कोशिश भी अच्छी है, लेकिन जैसा कि अभी विशेष का कमरा बचा है, उसके बाद ही अंतिम फैसला हो पाएगा। फिर दीनानाथ रमेश और सुरेश के साथ विशेष के कमरे में गया, लेकिन वहां जाते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सब हैरान थे। वहां कमरे में कुछ कुछ जगह जलती हुई मोमबत्तियां लगी हुई थी, जिसे देखकर रमेश तपाक से बोला, अरे ये क्या बकवास है, ये तो कुछ ही मोमबत्तियाँ हैं जो कुछ कुछ जगह ही हैं, ये तो वैसे ही हार गया, इसका मतलब मैं जीत गया। रमेश की बातें सुनकर दीनानाथ मंद ही मंद मुस्कुराया और बोला, रमेश, तुमने ये तो देखा कि मोमबत्ती कुछ ही जगह है, लेकिन तुमने शायद ये नहीं देखा कि इन मोमबत्तियों का प्रकाश पूरे कमरे में फैला हुआ है। प्रकाश पूरे कमरे में भर गया है।
ऐसी शायद ही कोई जगह बची है जहां प्रकाश ने अपनी जगह ना बनाई हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मोमबत्तियां देख रहे हो और मैं उससे फैलने वाला प्रकाश जिसने पूरा कमरा भर दिया है। दीनानाथ की बातें सुनकर रमेश और सुरेश को भी एहसास हुआ कि कैसे विशेष ने चतुराई से थोड़े ही पैसों में पूरा कमरा प्रकाश से भर दिया। दीनानाथ ने अपने सबसे छोटे बेटे विशेष को कारोबार की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। दीनानाथ के इस फैसले से उसके दोनों भाई भी सहमत थे। अब सारे फिर से साथ में खुशी खुशी रहने लगे। जीवन में पढ़ाई लिखाई की अपनी एक जगह है जो ज़रूरी भी है, लेकिन आप कितने पढ़े लिखे हो इस बात से ज़्यादा ये भी मायने रखता है कि जीवन का जो ज़रूरी ज्ञान है आपके पास वो है कि नहीं। जीवन जीने के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मानवता का, प्यार का, अपनेपन का, किसी के दर्द का और सबसे बड़ा इंसानियत का ज्ञान आपके पास है या नहीं, वो मायने रखता है। इन सब ज्ञान के होने के बाद भी इंसान में घमंड और घृणा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी के साथ फनी तुम अलविदा चाहता है। आपसे फिर मिलेंगे एक अलग और नई कहानी लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ज़रूरतमंद लोगों और बेजुबान जानवरों की मदद कीजिए। धन्यवाद।